हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है फिर से आपका एक बार एस्पायर क्लासेस में। तो कल वाले लेक्चर में हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पढ़ा है, हमने एफबीडी पढ़ा है और हमने नॉर्मल रिएक्शन देखा है कि वो कैसे लगता है। और ये भी बोला था मैंने कि नॉर्मल रिएक्शन कांटेक्ट के परपेंडिकुलर लगता है और ये खुद एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। अब बात करते हैं टेंशन फोर्स की। टेंशन फोर्स जो है ये भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। अब ये लगता किधर है भाई? यहां मैंने एक एग्जांपल ले लिया, एक ब्लॉक को हमने लटकाया है एक स्ट्रिंग से। स्ट्रिंग मतलब आपके पास रस्सी होती है या ऐसे कोई तार, इससे हमने इसको लटकाया है, ठीक है ना। तो यहां अगर हमने ये ब्लॉक लटकाया है तो ये ब्लॉक रेस्ट में, बिल्कुल सर अगर ये रेस्ट में है तो इस पे कौन कौन से फोर्सेस लगते हैं? देखो भाई, पहले तो धरती द्वारा एमजी फोर्स लगा। अब अगर ये रेस्ट में है, बिल्कुल सर ये रेस्ट में है, तो भाई इसी एमजी के कारण ये रेस्ट में नहीं रह सकता। कोई और फोर्स होना चाहिए जो बिल्कुल एमजी के बराबर हो और कहां लगे भाई? इसके अपोजिट में लगे। अब वो लगा कौन सकता है? देखो इस ब्लॉक को देखो, इस ब्लॉक को इस स्ट्रिंग के साथ इधर कांटेक्ट है, तो इस स्ट्रिंग द्वारा इस ब्लॉक पे एक फोर्स लगता है और जो किसके बराबर होगा? बिल्कुल एमजी के बराबर होगा, लेकिन लगेगा किधर? लगेगा ऊपर। इस फोर्स को बोला जाता है टेंशन फोर्स। क्योंकि ये फोर्स आता है बिकॉज ऑफ द खिंचाव, तो इसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो अब जब मैं इस ब्लॉक की एफबीडी बनाऊंगा, इस ब्लॉक की एफबीडी में दो फोर्सेस आएंगे सर। एक लगा एमजी, एमजी लगा नीचे, और एक फोर्स लगा इधर इधर। वो फोर्स लगाया किसने? क्योंकि अगर इस स्ट्रिंग की यहां मैं देखूं एटम्स जो है, उनके इलेक्ट्रॉन्स, उनके प्रोटॉन्स, उनका न्यूक्लियस, ये एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। अब इस ब्लॉक पे ये फोर्स लगा किधर? सर ब्लॉक पे ये फोर्स लगा ऊपर ऐसे। तो इस फोर्स को हम क्या कहें? सर ये है टेंशन फोर्स। तो ये टेंशन कैसे लगता है, इस टेंशन के बारे में कुछ बातें। एक तो ये टेंशन लगता है अलोंग द स्ट्रिंग, मतलब अगर हमारी स्ट्रिंग ऐसे टेढ़ी होती ना तो टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग ही लगता, अलोंग द स्ट्रिंग ही लगता। जैसे कि नॉर्मल के केस में हमने देखा था सर, अगर ऐसे मेरा कांटेक्ट है यहां बॉडी, तो इसके परपेंडिकुलर लगेगा। लेकिन टेंशन के केस में इस चीज का ख्याल रखना है सर, ये हमेशा लगता है एक बॉडी पे अलोंग द स्ट्रिंग लगता है। अब हमारी स्ट्रिंग किधर थी? इधर। ये हमारा मास है, तो इस पे टेंशन तो लगेगा। अब नीचे भी लग सकता था, ऊपर भी, लेकिन हमारी स्ट्रिंग क्या है? ऊपर की तरफ, तो इधर ही टेंशन लगेगा। तो हमें पता है सर ये रेस्ट में है, तो हम कहेंगे सर इस पे नेट फोर्स क्या होना चाहिए? सर इस पे नेट फोर्स होना चाहिए 0। तो इस केस में हमारा टेंशन mg के बराबर है। आर यू गेटिंग इट? तो ये भी एक कॉन्टैक्ट फोर्स ही है, कॉन्टैक्ट से लगा, लेकिन ये लगा बिकॉज ऑफ द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में खिंचाव आता है ना, जब भी स्ट्रिंग में खिंचाव आए तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होता है, उस फोर्स का नाम है टेंशन। अब मैंने कुछ बातें यहां लिखी है, इट ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द स्ट्रिंग। अब मान अगर ये ब्लॉक है और स्ट्रिंग मेरी इधर, तो इस ब्लॉक पे टेंशन किधर लगेगा भाई? टेंशन लगेगा इधर। अब अगर 2-3 स्ट्रिंग्स है, ऐसे एक स्ट्रिंग, मान ऐसे एक स्ट्रिंग और एक स्ट्रिंग ऐसे, तो इन पे, इस ब्लॉक पे दो स्ट्रिंग द्वारा टेंशन आएगा। मान लेते कि स्ट्रिंग ने लगाया T1, इस स्ट्रिंग ने लगाया T2। देखो भाई ये लगा कैसे? और इधर मान mg, ये लगा सर, एक तो mg तो लग ही रहा था बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, और ये T1 किसने लगाया? इस वाली स्ट्रिंग ने लगाया। लगाया किधर? इधर। और लगता किधर है भाई? अलोंग द स्ट्रिंग लगता है, लेकिन ब्लॉक से दूर, ब्लॉक से दूर लगा। या ऐसा कह सकते हैं सर इस पॉइंट पे तो लगा अलोंग द स्ट्रिंग, ठीक है ना? बिल्कुल। तो ऐसे ही अभी हमारे पास दो स्ट्रिंग थी, तो मैंने दो टेंशन मान लिए। तो ये, अब ये स्ट्रिंग कितने प्रकार की होती है? अब स्ट्रिंग में मास भी हो सकता है और स्ट्रिंग बिना मास की भी हो सकती है। अब अगर स्ट्रिंग थी बिना मास की, अगर स्ट्रिंग थी मासलेस, तब क्या होगा? तो देख तब क्या होगा। मैं वही वाला केस ले लेता हूं इधर। ये वाली स्ट्रिंग जो है, अगर ये मासलेस है, मान लेते कि ये मासलेस स्ट्रिंग है। इफ दिस इज मासलेस स्ट्रिंग, सर होगा क्या? यहां हमने ब्लॉक को लटकाया था, तो नीचे कौन सा फोर्स लगा? सर नीचे लगा mg। अब अगर नीचे mg लगा तो इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे टेंशन कितना लगा? मान T1, इसको बोल T1। तो T1 की वैल्यू क्या आई सर? T1 की वैल्यू आई mg। अब मैं बीच में एक पॉइंट ले लेता हूं, ये वाला पॉइंट। अगर इस वाले पॉइंट पे मैं देखूं, इस वाले पॉइंट पे मैं ऐसे थोड़ा देख लेता हूं, ये वाला पॉइंट। भाई इस वाले पॉइंट के अगर आप जस्ट नीचे देखोगे तो मास किसका है? इस पॉइंट को अगर मैं ले लूं इस पूरे सिस्टम के साथ, बात को समझ, इस पॉइंट को ले लूं इस पूरे सिस्टम के साथ, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा सर ये वाला पॉइंट। ये वाला पॉइंट तो है, इसके नीचे अब टोटल मास कितना लटक रहा है? एक तो लटक रहा है mg और स्ट्रिंग का, ये स्ट्रिंग का, लेकिन ये स्ट्रिंग कैसे ले ली? मासलेस, तो इसका कोई मास नहीं है। तो इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे, इस पे टोटल फोर्स नीचे कितना लगा? सर नीचे लगा mg फिर से। अब यहां पे मान लेता हूं मैं, यहां पे मैं मान लेता हूं सर यहां है टेंशन T1। तो मुझे बता ये T1 की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? mg, क्योंकि सारा कुछ रुका हुआ है, सिस्टम रुका हुआ है, कोई भी पॉइंट इस स्ट्रिंग का मूव नहीं कर रहा। तो फिर मैं क्या लिखूं? सर T1 को मैं लिख सकता हूं mg। अब T1 को किसके बराबर लिखा? mg। इसको T2 बोल, इस वाले पॉइंट पे टेंशन बोल T2।
अब देख T1 हमने वो माना था जहां ब्लॉक को कांटेक्ट था इस स्ट्रिंग के साथ, तो T1 की वैल्यू क्या आई थी mg। अब T2 की वैल्यू भी क्या आई mg। तो यहां से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं सर हमें तो T1 इज इक्वल टू T2 मिला और दोनों की वैल्यू मिली mg। तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं सर, वी कैन कंक्लूड दैट, हम ये कंक्लूड कर सकते हैं इन मासलेस स्ट्रिंग, अगर स्ट्रिंग मासलेस हो, इन मासलेस स्ट्रिंग टेंशन एट एवरी पॉइंट इज सेम। तो टेंशन हर जगह सेम होगी, टेंशन एट एवरी पॉइंट इज सेम, ये इंपॉर्टेंट है, एट एवरी पॉइंट इज सेम। सर कितनी बातें हमने सीखी, सर हमने ये बातें सीख ली कि जो टेंशन लगता है वो वहां लगता है जहां बॉडी को कांटेक्ट होता है स्ट्रिंग के साथ। अब लगता किधर है, अलोंग द स्ट्रिंग लगता है, भाई स्ट्रिंग टेढ़ी हो तो टेढ़ा ही लगेगा। उसके बाद हमने ये सीखा सर ये स्ट्रिंग मास वाली भी हो सकती है और बिना मास की भी हो सकती है। अगर ये मासलेस स्ट्रिंग हुई तो हर पॉइंट पे जो टेंशन है वो सेम होता है। तो इन सिमिलर वे अगर मैं बोलूं यहां टेंशन क्या है सर टी, इस पॉइंट पे सेम टेंशन टी। अब इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे रस्सी दोनों साइड फोर्स लगाती है, भाई ब्लॉक पे तो लगाया ऊपर, अब इस पॉइंट पे किसके साथ कनेक्टेड है भाई, सीलिंग के साथ। सर ये सीलिंग के साथ कनेक्टेड है, तो सीलिंग पे भी ये रस्सी फोर्स लगाएगी, कहां लगाएगी, अलोंग द स्ट्रिंग, तो नीचे की तरफ। अगर ये है भाई टी तो यहां पर भी टी ही लगा, क्योंकि ये मास इसका मास नहीं था स्ट्रिंग का, ठीक है ना। ओके, अब अगर मास होता स्ट्रिंग में तब टेंशन हर पॉइंट पे अलग अलग, वो मैंने यहां पे बताया है। अगर स्ट्रिंग में यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूटेड हो, देखो अभी मैंने ये ले लिया, इस स्ट्रिंग का मास कितना है भाई, टोटल मास है m, और सेम मास हर जगह पे यूनिफॉर्मली बिख रहा है ऐसे। मतलब अगर 1 मीटर की लेंथ में 1 किलो है तो यहां से 1 मीटर ले लूं उसमें भी 1 किलो ही होगा, तो उसी का मतलब होता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अब देख ये सारा सिस्टम है रेस्ट में, बिल्कुल सर। मैं यहां 3 पॉइंट्स ले लेता हूं, ये है पॉइंट ए, और ये मैंने सेंटर पे ले लिया सी पॉइंट, और ये मैंने बिल्कुल टॉप पे ले लिया डी पॉइंट, ये बिल्कुल सेंटर वाला पॉइंट है। तो मैं चाहता हूं मुझे मिल जाए टेंशन एट ए, और मैं चाहता हूं मुझे मिल जाए टेंशन एट बी, और मैं चाहता हूं कि मुझे मिल जाए टेंशन एट सी। इसके लिए क्या करूं, देखो भाई इसके लिए करना होगा सर, अगर मुझे यहां पे देखना है यहां पे, तो इस वाले पॉइंट पे, ए पॉइंट की मैं बात करता हूं, यहां मैंने एक ब्लॉक बनाया है, तो इसका मास कितना है m, तो नीचे क्या लगा m g। अब देखो भाई इस वाले पॉइंट पे जो टेंशन लगा वो कौन सा टेंशन लगेगा, TA लगेगा। हाँ जी सर TA लगेगा, ये TA लगेगा किधर लगेगा, ऐसे भाई अबे लगता है। अब अगर ये रेस्ट में है, सारा सिस्टम रेस्ट में है, तो TA की वैल्यू क्या होनी चाहिए सर, TA इज इक्वल टू mg। बिल्कुल सर समझ में आया, TA इज इक्वल टू mg। अब मैं चाहता हूं टेंशन एट C, ये टेंशन एट, इसको बोल D, ये D वाला पॉइंट। अब पहले आते हैं हम इस C वाले पॉइंट पर। C वाले पॉइंट पे क्या करूं भाई, जब C वाले पॉइंट पे आओगे, इस C वाले पॉइंट पे अगर देखा जाए नीचे कितना मास लटक रहा है भाई, टोटल स्ट्रिंग का मास है m, तो आधी स्ट्रिंग में कितना होगा भाई, इस स्ट्रिंग का टोटल मास कितना होगा m/2, है ना। तो अब इस पॉइंट से कितना टोटल मास लटक रहा है भाई, स्ट्रिंग का आधा मास m/2 और ये कैपिटल M लटक रहा है। तो इस वाले पॉइंट पे अगर मैं देखूं टेंशन लगेगा किधर भाई, मैं इसको सिस्टम मान के चल रहा हूं, अगर इसको सिस्टम मान के चलूं तो इस सिस्टम पे इस वाले पॉइंट पे किधर फोर्स लगा, ऊपर लगा टेंशन, और इस पूरे सिस्टम का नेट वेट किधर लगा, नीचे लगा। तो इसको मैं अलग से बना देता हूं, इधर ये देखो भाई, ये अब इसका मास है कैपिटल M, और स्ट्रिंग का जो टोटल मास है इधर जो इसके साथ आएगा वो है m/2। इसका देखो भाई, इसका टोटल वेट कितना है सर, टोटल वेट है इसका m प्लस स्मॉल m/2 इंटू जी। अब देखो सिस्टम तो रुका हुआ है भाई, सिस्टम रुका हुआ है, तो इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स है ग्रेविटी द्वारा, दूसरा फोर्स है बिकॉज ऑफ द स्ट्रिंग, दूसरा फोर्स है बिकॉज ऑफ द स्ट्रिंग। तो इस पॉइंट पे, ये कौन सा पॉइंट है भाई, ये पॉइंट है सी पॉइंट, तो इस पॉइंट सी पे किधर लगा, ऊपर लगा। तो मैं टीसी को किसके बराबर लिख सकता हूं, टीसी को लिख सकता हूं कैपिटल M प्लस स्मॉल m, डाउनवर्ड लगने वाला फोर्स, डाउनवर्ड लगने वाला फोर्स इक्वल टू अपवर्ड लगने वाला फोर्स। तो ये हमने टेंशन देखा सी पर। ओके सर, ये हमने देखा टेंशन एट सी, तो ये हमने देखा। अब मैं चाहता हूं भाई मुझे मिल जाए टेंशन एट दिस डी पॉइंट। अब अगर मैं डी पॉइंट को देख लूं तो डी पॉइंट पे क्या करना चाहिए, इस पूरे सिस्टम को अगर इसके साथ ले लूं तो नेट वेट कितना लटकेगा, कैपिटल M प्लस स्मॉल m। अगर इस पूरे को ले लूं, इस पूरे को अगर मैं ले लेता हूं तो नेट वेट कितना बचेगा सर, नेट बचेगा देखो ऐसे, कैपिटल M और ये स्ट्रिंग का टोटल, ये टोटल M। अब देखो इस वाले पॉइंट पे, ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट है सर D, इसका नेट वेट जो है वो कितना है सर, इसका नेट वेट है नीचे की तरफ कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी। अब देखो इस वाले पॉइंट को
इस वाले पॉइंट को अगर देखा जाए, ये तो स्ट्रिंग का ही पॉइंट है, अगर ये स्ट्रिंग का ही पॉइंट है तो इसको कौन खींच रहा होगा भाई? देखो इस वाले पॉइंट पे अगर मैं सीलिंग पे देखूं, सीलिंग पे इस वाले पॉइंट पे देखो, मैं सीलिंग को ले रहा हूं, ये डी पॉइंट इधर है, तो सीलिंग को कौन खींच रहा है भाई? सीलिंग को तो स्ट्रिंग खींच रही है इधर नीचे विद टेंशन टीडी, लेकिन ये सीलिंग को तो खींचा गया टीडी से, लेकिन ये सीलिंग उल्टा किसको खींचेगी भाई? स्ट्रिंग को खींचेगी। कहां खींचेगी? ऊपर। ऐसे स्ट्रिंग को खींचा जाएगा किधर? ऊपर, बिकॉज ऑफ दिस। ये इस रस्सी को अगर देखा जाए, इसको सीलिंग कहां खींचेगी? ऊपर विद टीडी, लेकिन इस सीलिंग को उल्टा खींचा जाएगा विद टीडी बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रिंग। आर यू गेटिंग इट? जैसे नॉर्मल रिएक्शन पेयर्स में होता था, इन्हें सिमिलर वे आपको याद रखना है, टेंशन फोर्स ऑलवेज एक्ट्स इन पेयर्स। ये टेंशन फोर्स कैसे लगता है? टेंशन फोर्स एक्ट्स इन पेयर्स, एक्ट्स इन पेयर्स। कहने का मतलब भाई इस सीलिंग पे तो फोर्स लगेगा, इस सीलिंग पे फोर्स लगेगा, कितना लगेगा? टीडी। लगाया किसने? ये लगाया ड्यू टू स्ट्रिंग, ड्यू टू स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग के कारण। अब ये टीडी जो लगा, ये लगा ऑन स्ट्रिंग ड्यू टू सीलिंग, क्योंकि बराबर पेयर्स में होता है, ड्यू टू सीलिंग। ऐसा लिख सकता हूं। तो अब देख इस वाले पॉइंट को, ये वाली स्ट्रिंग इस ब्लॉक के साथ हमने ले ली है, तो इस टॉप मोस्ट पॉइंट को कौन खींच रहा होगा? ऊपर खींच रहा होगा। कौन? सीलिंग। तो टीडी किसके बराबर आएगा? तो टीडी आएगा m प्लस स्मॉल m इंटू जी। तो देख हमें समझ में आया सर, सबसे मैक्सिमम टेंशन टॉप मोस्ट पॉइंट पे, तो टीडी हमें ज्यादा आया। उसके बाद टीसी, बिल्कुल सर, उसके बाद हमें आया टीए। तो अगर मास लटक रहा है और आप स्ट्रिंग ले रहे हो मास वाली, तो सबसे ज्यादा टेंशन आपको कहां मिलती है? टॉप पे। सबसे कम कहां मिलेगी? जहां ब्लॉक के साथ जस्ट कनेक्टेड है। तो इतना समझा हमने सर, जो मास वाली स्ट्रिंग होती है उसमें टेंशन हर पॉइंट पे अलग अलग, और जो बिना मास वाली होती है उसमें टेंशन हर जगह सेम, और टेंशन हमेशा लगता है अलोंग द स्ट्रिंग कांटेक्ट पे। और एक इंपॉर्टेंट बात सर, ये हमेशा पेयर्स में होता है। अगर स्ट्रिंग ने ब्लॉक पे लगाया तो ब्लॉक ने उल्टा स्ट्रिंग पे लगाया, जैसे इधर स्ट्रिंग ने सीलिंग पे लगाया, सीलिंग ने बराबर लगाया किस पे? सीलिंग ने बराबर लगाया स्ट्रिंग पे। अब वो इक्वल होते हो, अपोजिट होते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ में हमें पता चलेगा, तो इतना हमें समझ में आना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। अब यहां पे हमें क्या करना होगा? वी विल हैव टू ड्रा एफबीडी। हमें एफबीडीज ड्रा करने होंगे। ड्रा एफबीडीज ऑफ मासेस और साथ साथ में पुलीज, जो भी पुल्ली है। देखो भाई, ये जो पहिया आप यहां से देख रहे हो, जिसके ऊपर से हमने तार को लपेटा है, ये स्ट्रिंग को हमने इस पुल्ली के ऊपर से पास कराया है, तो ये पुल्ली है क्या भाई? ये पुल्ली हमारी रहेगी, ये पुल्ली हमारे लिए रहेगी मासलेस। क्या रहेगी? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एनएलएम में हमारे लिए पुल्ली रहेगी मासलेस। भाई जब भी कोई मासलेस बॉडी होगी हमारे पास एनएलएम में, तो इस पे हमेशा नेट फोर्स क्या लगता होगा? इस पुल्ली पे हमेशा नेट फोर्स लगता होगा 0। भाई मास ही नहीं है, इतना तो याद है एलिमेंट्री क्लासेस में, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब अगर किसी बॉडी का, देखो हमें पता है सर, नेट फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, एलिमेंट्री आइडिया। अगर मास कांस्टेंट है तो ये हमें पढ़ना है। अब देखो अगर मास ही 0 हो जाए, अगर मास 0 हुआ तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा सर? नेट फोर्स हो जाएगा 0। कॉमन सेंस। तो इन सिमिलर वे जो हमारे लिए ये पुल्लीज होंगी, ये कैसी होंगी सर? मासलेस। अब ये मासलेस है तो इन पे हमेशा नेट फोर्स क्या होगा? नेट फोर्स इन पे 0 होगा। दैट मीन्स अगर कुछ फोर्सेस इस पे नीचे लगते हैं, अगर इस पे इधर फोर्स लगा, इधर फोर्स लगा, तो उन फोर्सेस को बैलेंस कर रहा होगा जो ऊपर से कोई फोर्स लगेगा। तो ये हमारे दिमाग में होना चाहिए। अब देखो ये वाली स्ट्रिंग सारी हम लेंगे मासलेस। जो भी स्ट्रिंग के साथ हम डील करेंगे अभी 10-15 मिनट, वो सारी होंगी मासलेस। अब अगर मास होगा तो वो मेंशन होगा। ठीक है, अब देखो एफबीडी, भाई यहां लिखना चाहिए सर एमजी। अब देखो यहां कांटेक्ट है सर, कांटेक्ट है तो स्ट्रिंग इस पे फोर्स लगाएगी, टेंशन फोर्स किधर? टी। ओके, इस वाले पे भी देख, अब ये सर एमजी, इधर भी कांटेक्ट है, हाँ सर बिल्कुल कांटेक्ट है, तो स्ट्रिंग इस पे फोर्स लगाएगी। वो फोर्स क्या है सर? टेंशन फोर्स। तो टेंशन किधर लगा? ऊपर। ओके सर। अब देखो ये स्ट्रिंग कैसी है सर? मासलेस। स्ट्रिंग तो एक ही है भाई, स्ट्रिंग एक ही है तो मासलेस, तो हर जगह क्या होगा? टेंशन, टेंशन होगा सेम। अब इस पुल्ली को देख, पुल्ली के साथ कनेक्टेड है ये वाली स्ट्रिंग और ये वाली स्ट्रिंग। भाई ये वाली स्ट्रिंग भी मासलेस, तो इसमें भी टेंशन होगा। इसमें जो टेंशन होगा वो कांस्टेंट होगा, हर पॉइंट पे कांस्टेंट होगा। इन सिमिलर वे इस वाली स्ट्रिंग में भी टेंशन जो होगा वो कांस्टेंट होगा, हर पॉइंट पे सेम होगा। अब मैं पुल्ली का एफबीडी बना देता हूं। भाई पुल्ली को एक कांटेक्ट इधर है, दूसरा कांटेक्ट इधर है, तीसरा कांटेक्ट इधर है। अब ये पुल्ली कैसी है सर? मासलेस। अगर ये मासलेस है सर, आपने बोला इस पे नेट फोर्स होना चाहिए 0। सर अगर इस पे नेट फोर्स 0,
तो इस वाले पॉइंट पे ये स्ट्रिंग इसको कहां खींचेगी भाई, इस स्ट्रिंग द्वारा इस पुल्ली पे फोर्स तो लगेगा, लगेगा किधर, अलोंग द स्ट्रिंग लगेगा, इसको बोल T1। लेकिन और भी दो फोर्सेस लगे स्ट्रिंग द्वारा, वो कौन से सर, यहां भी तो इसको स्ट्रिंग खींचेगी ना। अब स्ट्रिंग से जो टेंशन आता है वो अलोंग द स्ट्रिंग आता है, तो इस पे भी इधर लगा T, इस पॉइंट पे भी इधर लगा T। देखो भाई ये एफबीडी हो गया पुल्ली का, तो मैं पुल्ली का अलग से बना देता हूं भाई। पुल्ली पे एक तो इधर लगा T, दूसरा इधर लगा T, इस स्ट्रिंग द्वारा और एक लगा T1। अब इस पे नेट फोर्स क्या है सर, 0, तो T1 किसके बराबर होगा, 2T के। ये आपको दिमाग में रखना है। अब अगर देखो भाई, अगर इस पे भी नेट फोर्स 0 है, अगर इस पे भी नेट फोर्स 0, तो T की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, mg। इन सिमिलर वे इस T की भी वैल्यू क्या होनी चाहिए, mg। अब यहां पे देखो, अब हमने एक इंक्लाइन ले लिया, मान लेते हैं इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है थीटा। एक मास और एक मास ऐसे, एक को रखा है हमने इंक्लाइन पे और दूसरा लटक रहा है, और ये स्ट्रिंग को पास कराया गया पुली से। अभी भी आपको एफबीडी ही बनानी है। सर क्या करें, सर करना कुछ नहीं है, इसका लगेगा इधर mg, बिल्कुल सर mg लगा। अब यहां कांटेक्ट है, कांटेक्ट पे क्या लगेगा, स्ट्रिंग है तो टेंशन, टेंशन लगेगा किधर सर, ये अलोंग द स्ट्रिंग, तो T। अब देख इस वाली स्ट्रिंग, इस वाली पुल्ली को देख भाई, ये पुल्ली क्या होती है, पुल्ली होती है मासलेस। अगर पुल्ली मासलेस है लेकिन स्ट्रिंग के साथ इसका कांटेक्ट एक तो इधर है, एक तो इधर है, और तो पूरा इस पे इसके ऊपर भी ये तार लपेटी हुई है, लेकिन हमें बस इन वाले पॉइंट्स को देखना है, इन वाले पॉइंट्स को देखना है। तो भाई यहां देखो पुल्ली पे जो टेंशन लगेगा अलोंग द स्ट्रिंग, तो इसके लिए स्ट्रिंग इधर है तो ये T। अब इधर भी इसके लिए स्ट्रिंग इधर है तो ये T। अब देखो T और T का रिजल्टेंट किधर है, इधर भाई, इधर है ना। इस पुल्ली पे अगर देखा जाए, देखो भाई ये पुल्ली है, एक टेंशन लगा इधर, दूसरा टेंशन लगा इधर, ये। अब देखो इन T और T का नेट किधर आता, इन T और T का नेट इधर आता। लेकिन अब ये पुल्ली वास्तव में मूव करती है क्या, नहीं करती। अगर ये मूव नहीं करती तो यहां जो है ना, यहां जो इसको सपोर्ट है, ये वाला सपोर्ट, इसे कहते हैं क्लैंप, जिसके साथ हम पुल्ली को फिक्स कर देते हैं यहां सेंटर पे, इसे कहते हैं क्लैंप। तो इसे हम कहते हैं क्लैंप। तो क्लैंप ने बिल्कुल उतना ही फोर्स अपोजिट में दे दिया होगा, तो ये होगा फोर्स ड्यू टू क्लैंप, क्योंकि ये पुल्ली पे नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0। अब इस पे एक टेंशन इधर लगा, दूसरा टेंशन इधर लगा, तो टी नेट इस पे किधर लगा भाई, टी नेट इस पे इधर लगा। अब इसको बैलेंस करने के लिए ये क्लैंप किधर फोर्स देगा, इसके अपोजिट में देगा, है ना। अब देखो इस पे देखो भाई, यहां कितने फोर्सेस लगेंगे इस ब्लॉक पे, देखो एक तो इस ग्राउंड के साथ कांटेक्ट है, अगर ग्राउंड के साथ कांटेक्ट है सर नॉर्मल लगेगा, बिल्कुल सर नॉर्मल तो लगेगा। अब नॉर्मल लगेगा किधर, देखो वो तो परपेंडिकुलर लगता है, तो ये हुआ नॉर्मल, ये हो गया नॉर्मल। अब और एक लगा mg, mg किधर लगा, ऐसे सर mg लगा ऐसे। अब देखो यहां और एक कांटेक्ट है स्ट्रिंग द्वारा, तो टेंशन किधर लगता है, अलोंग द स्ट्रिंग लगता है, ये। तो ऐसे इसका एफबीडी है। अब इन अ सिमिलर वे ये वाला देख लो आप। अब यहां देखो, यहां मास m लटक रहा है। अब स्ट्रिंग्स कितनी है, पहले स्ट्रिंग्स को आइडेंटिफाई करो। ये वाली स्ट्रिंग, ये वाली स्ट्रिंग, ये तो एक ही है, तो ये एक स्ट्रिंग हो गई। तो क्या मैं मान सकता हूं ये वाली स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो सेम होगा भाई, क्योंकि जो भी स्ट्रिंग्स है वो मासलेस है। और अगर हम एक स्ट्रिंग की बात करते हैं और वो स्ट्रिंग मासलेस है, तो हर पॉइंट पे टेंशन सेम होती है। तो मैं ये बोल सकता हूं, मान लेते कि सर इसमें टेंशन, इस वाली स्ट्रिंग में टेंशन आया T। अब वो टेंशन हर बॉडी पे लगता है और अलोंग द स्ट्रिंग लगता है। तो इधर देखो सर, ये वाला, इस वाले पे टेंशन लगेगा ऊपर T। अब देखो इस पुल्ली पे, देखो इस पुल्ली पे यही टेंशन लगेगा नीचे, हाँ जी सर। अब इसका इधर भी कांटेक्ट है, 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 इधर भी, इधर भी, इधर भी और इधर भी। तो ये एक ही स्ट्रिंग है। अब देखो करना क्या सर, अगर मुझे यहां, तो मैंने लिख दिया, अब यहां देखो, यहां टेंशन किधर लगेगा, नीचे इस वाली पे, इस वाली पे किधर लगेगा, ऊपर, क्योंकि अलोंग द स्ट्रिंग लगता है ना, तो ये T और ये T। अब इधर देख, इस वाले कांटेक्ट पे अलोंग द स्ट्रिंग लगता है, तो कहां लगेगा, ऊपर। इस पॉइंट पे देख, इसके लिए स्ट्रिंग किधर है, नीचे, तो इधर लगेगा। इस वाले पॉइंट पे देख, इसके लिए स्ट्रिंग इधर है, नीचे, तो इधर लगेगा। इसके लिए ऊपर, इन अ सिमिलर वे ऊपर, इसके लिए नीचे, नीचे, और इसके लिए ऊपर, ये। अब देखो और भी स्ट्रिंग्स है भाई, और स्ट्रिंग्स क्या है, 1 2 3 4 5। तो ये वाली स्ट्रिंग में अगर देखा जाए, इसमें भी फोर्स आएगा, हाँ सर बिल्कुल फोर्स आएगा, लगेगा किधर, इस वाले पे अगर देखा जाए, ये तो पुल्ली के साथ कनेक्टेड है। अगर ये पुल्ली के साथ कनेक्टेड है तो इसमें मान टेंशन T1, इसमें मान टेंशन T2, इसमें मान टेंशन T3, इस वाले में मान T4, इस वाले में मान T5। ये तो 5 स्ट्रिंग्स हो गई और एक बड़ी वाली। अब देख इस पुल्ली पे ये T1 किधर लगेगा, अलोंग द स्ट्रिंग, तो T1। इस वाले पे देख, इस स्ट्रिंग पे भी कहां लगेगा अलोंग द स्ट्रिंग, तो ऊपर। इस पे भी किधर लगेगा, अलोंग द स्ट्रिंग। अब इस वाले में देखिए T4 किधर लगता होगा, अलोंग द स्ट्रिंग, लेकिन इस पुल्ली के लिए ये स्ट्रिंग किधर है, नीचे, तो T4 नीचे लगा। इन सिमिलर वे इस पे देख, तो किधर लगा, इधर लगा, ऐसे। अब देख इस ब्लॉक पे अगर देखेगा, इस ब्लॉक पे कितने लगे,
इस ब्लॉक पे मैं अलग से बना देता हूं। ऐसे देखो भाई, एक तो mg नीचे लगा, हाँ जी सर mg तो नीचे लगा, और देख यहां कांटेक्ट है, बिल्कुल सर यहां कांटेक्ट है, तो इस पे टेंशन किधर लगेगा, अलोंग द स्ट्रिंग, इसके लिए स्ट्रिंग ऊपर है ये टी। अब यहां देख, यहां T4 लगा था स्ट्रिंग पे नीचे, इस पे पुली पे नीचे लगा, तो इस ब्लॉक पे किधर लगेगा, सेम T4 लगेगा, लेकिन लगेगा किधर सर, लगेगा ऊपर T4। अब यहां भी देखो, यहां भी एक स्ट्रिंग के साथ कांटेक्ट है, इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना है T5, तो लगेगा अलोंग द स्ट्रिंग, तो ये हो गया T5 सर, ये हो गया T5। अब इधर देख, इधर भी तो कांटेक्ट है, हाँ सर बिल्कुल है, तो ऊपर की तरफ T, ये वाला है T। अब देख, अगर इस पे नेट फोर्स 0 है तो ऊपर लगने वाले फोर्सेस किसके बराबर होने चाहिए, डाउनवर्ड लगने वाले फोर्सेस। अब इधर देख, इस स्ट्रिंग पे तो हमने देख लिया, इस स्ट्रिंग में हम क्या बोल सकते हैं, देखो इस स्ट्रिंग, ये इस स्ट्रिंग में अगर देखा जाए, ये वाला देखो भाई, इस पुल्ली को मैंने बनाया, नीचे लगा T, नीचे लगा T, हाँ सर नीचे लगा T, और इधर लगा T, तो ऊपर क्या लगा, ऊपर तो लगा था ना T3, तो T3 को क्या बोला जाएगा सर, T3 इज बेसिकली 2T, क्योंकि नीचे लगने वाले फोर्सेस इज इक्वल टू ऊपर लगने वाले फोर्सेस, पुली इज मासलेस। इन ए सिमिलर वे T2 को किसके बराबर लिखेगा, सिमिलरली हमें लिखना चाहिए सर T2 जो है वो होगा 2T के बराबर, हाँ सर। इन ए सिमिलर वे T1 को क्या लिखेगा सर, T1 भी बराबर आएगा 2T के। अब इस वाले केस में देख, mg को किसके बराबर लिखूं, mg को लिखना चाहिए T प्लस T हो गया 2T प्लस T4, भाई T4 जो है, T4 कौन सा है, हाँ जी T4 ये वाला, तो T4 भी किसके बराबर, 2T के बराबर। भाई देख, इस पुल्ली पे देख, T4 नीचे लगा, एक T ऊपर एक T ऊपर, तो T4 भी किसके बराबर, 2T। इन सिमिलर वे T5 भी किसके बराबर, भाई T5 भी बराबर है 2T के। अब देख, मैंने लिखा mg को, mg नीचे लगा, T प्लस T हो गया 2T, अब T4 को क्या लिखूं, और 2T, और T5 को भी क्या लिखूं, और 2T, तो 2 2 4 2 6, तो 6T को क्या लिखा जाएगा सर, 6T को लिखा जाएगा mg, तो T की वैल्यू हमें आई mg/6, ये तो ऐसे हम टेंशन वगैरह निकाल सकते हैं। अब अगर हमें T की वैल्यू मिली है तो हम T1 भी निकाल सकते हैं, T2 भी निकाल सकते हैं, T3 भी निकाल सकते हैं, T4 भी निकाल सकते हैं, और T5 भी निकाल सकते हैं। तो ऐसे आपको करना आना चाहिए, यू शुड बी एबल टू ड्रॉ टेंशन ऑन द स्ट्रिंग, तब जाके, और ये नॉर्मल वगैरह भी आपको ड्रॉ करना आना चाहिए, तब जाके आपके क्वेश्चन जो है वो बहुत आसान हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं और एक फोर्स की। मैंने बोला था कि हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एनएलएम में 3 है, नॉर्मल हम पढ़ चुके हैं, टेंशन वो भी पढ़ चुके। अब हम बात करते हैं स्प्रिंग। स्प्रिंग अक्सर हम देखते हैं भाई, हम जब जंप से गुजरते हैं, हम गाड़ी में होते हैं, साइकिल पे होते हैं या स्कूटर पे होते हैं, तो उसके टायर्स के साथ एक स्प्रिंग कनेक्टेड होता है, क्योंकि जब वो स्पीड ब्रेकर से पास हो जाती है तो वो थोड़ी सी दब जाती है, तो हमें शॉक नहीं लगता। अगर उसमें स्प्रिंग वगैरह ना लगा हो तो हमें एक झटका लगता है, तो उस झटके से हमें इंजरी आ सकती है। तो इसलिए स्प्रिंग का क्या है भाई, स्प्रिंग, ये मान लेते हैं हमारे पास एक स्प्रिंग है, अगर मैं स्प्रिंग को दबाऊं, मान मेरे हाथ में एक स्प्रिंग है, मैंने 2 एंड से ऐसे पकड़ा है, अब मैं स्प्रिंग को दबा रहा हूं, ऐसे ऐसे उसको कंप्रेस कर रहा हूं, तो स्प्रिंग के अंदर एक रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है, स्प्रिंग उल्टा हमें वापस दबाती है। फिर से समझ, ये मेरे हाथ में स्प्रिंग है, ऐसे ये मेरे हाथ में स्प्रिंग है, अभी बिल्कुल नेचुरल लेंथ पोजीशन में है, ना इसको एक्सपैंड किया गया है ना इसको कंप्रेस किया गया। अब मैंने दबाना शुरू किया, जब मैं दबाऊंगा इसको तो ये स्प्रिंग में एक रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है। वो रेस्टोरिंग फोर्स क्या चाहता है, ये स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पोजीशन में आ जाए, तो वो उल्टा मुझे वापस पुश करती है। तो हम ये कह सकते हैं, व्हेन a spring is expanded or compressed, a restoring force builds up in the spring called spring force। ये spring force क्या होता है, देखो मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक स्प्रिंग है सर, ये स्प्रिंग है, अब यहां पे एक ब्लॉक इसका मास है, मैंने इस पे फोर्स लगाया, इधर मैंने फोर्स लगाया, अब क्या होगा सर, फोर्स लगाने से ये स्प्रिंग थोड़ी एक्सपैंड हो जाएगी, तो यहां मैंने फोर्स लगाया था। अब अगर ये स्प्रिंग एक्सपैंड हुई सर, ठीक है, कितनी एक्सपैंड हुई, अपनी नेचुरल लेंथ पोजीशन से, ये इसकी नेचुरल लेंथ पोजीशन है एनएलपी, ये ऐसी पोजीशन है एनएलपी नेचुरल लेंथ पोजीशन, इसमें ना इसमें कोई कंप्रेशन है ना इसमें कोई एक्सपेंशन है। अब मैंने किसी एक्सटर्नल फोर्स से इसको एक्सपैंड किया, कितना एक्सपैंड किया सर, हमने इसको एक्सपैंड किया x, तो ऐसे, तो इसमें एक्सपेंशन आया। अब समझ, इस ब्लॉक को इस स्प्रिंग के साथ इधर कनेक्शन है, हाँ सर कनेक्शन है, तो ये स्प्रिंग इस ब्लॉक को कहां खींचना चाहेगी भाई, ये स्प्रिंग इस ब्लॉक को वापस खींचना चाहेगी, इसीलिए क्योंकि स्प्रिंग का जो रेस्टोरिंग फोर्स अंदर डेवलप हुआ है वो चाहता है कि ये नेचुरल लेंथ पोजीशन पे फिर से आ जाए स्प्रिंग। तो स्प्रिंग फोर्स का काम क्या होता है, इसका काम होता है टू रेस्टोर, इसका काम होता है टू रेस्टोर नेचुरल लेंथ पोजीशन, इसका काम होता है नेचुरल लेंथ
पोजीशन को रेस्टोर करना। तो स्प्रिंग को आप खींचोगे तो स्प्रिंग में उल्टा एक रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है। अब इधर समझ, इस स्प्रिंग में रेस्टोरिंग फोर्स हुआ, लेट्स कॉल दैट एफएस। तो इस एफएस को क्या बोला जाएगा सर? एफएस इज इक्वल टू स्प्रिंग फोर्स डेवलप्ड, स्प्रिंग फोर्स डेवलप्ड इन स्प्रिंग। अब देखो, अगर आप स्प्रिंग को खींचते हो, शुरुआत में उसको खींचना आसान होता है, लेकिन जब आप और खींचते हो फिर मुश्किल हो जाता है उसको खींचना। तो हम ये कह सकते हैं, जब नेचुरल लेंथ से, यहां नेचुरल लेंथ से स्प्रिंग को थोड़ा सा खींचा था, तब स्प्रिंग फोर्स उतना ज्यादा नहीं था। जब और खींचा तो ये स्प्रिंग फोर्स बढ़ने लगा, जब और खींचा तो स्प्रिंग फोर्स बढ़ने लगा। एक पॉइंट ऐसा आया कि अब ये स्प्रिंग में एक्सपेंशन आना बहुत मुश्किल हो गया है। तो क्या हम ये कह सकते हैं, ये स्प्रिंग फोर्स इस हिसाब से होता है कि आपका एक्सपेंशन और कंप्रेशन कितना है। अगर मेरा एक्सपेंशन ज्यादा है तो स्प्रिंग फोर्स ज्यादा लगेगा, अगर मेरा एक्सपेंशन कम है तो स्प्रिंग फोर्स कम लगेगा, अगर एक्सपेंशन है ही नहीं तो नेचुरल लेंथ में है, तब कुछ तो आएगा ही नहीं स्प्रिंग फोर्स। तो ये बोल सकते हैं हम, सर जो स्प्रिंग फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? एक्स के। ये एक्स क्या है भाई? ये एक्स होता है या तो एक्सपेंशन या तो कंप्रेशन। सर ये या तो एक्सपेंशन होता है या कंप्रेशन होता है। ये कहां से मेजर करते हैं हम? फ्रॉम एनएलपी। अब और एक समझने वाली बात है, देखो भाई हमारा एक्स किधर था? हमारा एक्स था इधर, स्प्रिंग फोर्स किधर लगा? इसके अपोजिट में लगा ना। तो हम ये कह सकते हैं सर ये स्प्रिंग फोर्स किसके बराबर होता है? ये प्रोपोर्शनल होता है माइनस एक्स। अगर हमारा एक्स है इधर की तरफ एक्सपेंशन, तो स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा? पीछे। अब अगर हमारा कंप्रेशन, अगर मैं इस ब्लॉक को दबाता ऐसे, इसको इधर की तरफ दबाता, तो हमारा एक्स किधर होता? इधर, लेकिन स्प्रिंग फोर्स किधर लगता? पीछे। तो स्प्रिंग फोर्स का ये धर्म है कि भाई किसी भी तरह करके नेचुरल लेंथ पोजीशन को रेस्टोर करना होगा। अगर स्प्रिंग को कंप्रेस किया गया है तो वो चाहेगी कि वो फिर से अनकंप्रेस हो जाए, नेचुरल लेंथ पोजीशन में आए। अगर उसको एक्सपेंड किया है तो वो फिर से यही चाहता है कि भाई ये वापस अपनी नेचुरल लेंथ पोजीशन में आ जाए, ठीक है ना। अब एक चीज आप लोगों ने देखी होगी, मान लेते कि मेरे पास एक छोटी सी स्प्रिंग है, ये छोटी सी स्प्रिंग है, ये पेन की स्प्रिंग जो पेन्स वगैरह में होती है, और दूसरी जो स्प्रिंग है वो ये है वो बाइक की, जो बाइक्स वगैरह में होती है इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन। अब हमने इसको भी सेम एक्सपेंड कराया, इसको भी सेम एक्सपेंड कराया, भाई दोनों को सेम एक्सपेंशन, ये पेन का स्प्रिंग, दोनों को हमने सेम एक्सपेंड कराया। भाई ये है बाइक वाली स्प्रिंग और ये है वो पेन वाली स्प्रिंग। हमने दोनों को खींचा किसी एक्सटर्नल फोर्स से, किसी एक्सटर्नल फोर्स से खींचा तो हमने सेम एक्सपेंशन लाया। तो मुझे बता, रेस्टोरिंग फोर्स सेम डेवलप होगा क्या अलग अलग? भाई पहली बात तो यह है कि अगर इस पेन वाली स्प्रिंग को 1 सेंटीमीटर खींचोगे और बाइक वाली स्प्रिंग को 1 सेंटीमीटर खींचोगे, यहां ज्यादा फोर्स लगेगा। क्यों ज्यादा फोर्स लगेगा? भाई क्योंकि इसमें रेस्टोरिंग फोर्स बहुत ज्यादा लगता है, सीधी सी बात है। तो इससे हमें यह समझ में आया भाई रेस्टोरिंग फोर्स कितना लगा, ये सिर्फ इस पे डिपेंडेंट नहीं कि एक्स कितना है, ये इस पे भी डिपेंडेंट कि मटेरियल कैसा है। भाई अगर खतरनाक तरीके की स्प्रिंग है तो वो बहुत ज्यादा रेस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करती है। तो इसीलिए प्रोपोर्शनैलिटी को जब हटाया गया तो यहां एक कांस्टेंट आया, उस कांस्टेंट को नाम दिया गया के, वेयर के इज स्प्रिंग कांस्टेंट। ये के क्या है भाई? के है स्प्रिंग कांस्टेंट, ये के है स्प्रिंग कांस्टेंट। अभी के लिए हम ये बोलेंगे के डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ मटेरियल। अभी के लिए हम देखेंगे के डिपेंड्स ऑन मटेरियल कैसा है, ऑन टाइप ऑफ मटेरियल। ये तो हमारे लिए एक फार्मूला निकल के आया, जैसे हमने नॉर्मल को पढ़ा था, हमने टेंशन को पढ़ा था, हमने और एक फोर्स देख लिया कि अगर हम स्प्रिंग को एक्सपैंड करते हैं या उसको कंप्रेस करते हैं तो एक फोर्स डेवलप होता है उसके अंदर जिसका नाम है स्प्रिंग फोर्स। और स्प्रिंग फोर्स का यही धर्म है कि किसी भी तरह करके जो है नेचुरल लेंथ पोजीशन जो है वो रेस्टोर हो जाए। जैसे मैंने लिखा है स्प्रिंग फोर्स ऑलवेज टेंड्स टू रेस्टोर द नेचुरल लेंथ पोजीशन ऑफ द स्प्रिंग। तो ये सारे फोर्सेस हो गए। मोस्ट ऑफ द केसेस में एनएलएम जितना भी हम पढ़ेंगे इतने ही 3 फोर्सेस हमारे पास आएंगे। एक तो आएगा एमजी, वो तो हमें पता है, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन एंड दिस स्प्रिंग फोर्स। अब देखते हैं, देखो जी, अब बात करते हैं इक्विलिब्रियम की। देखो इक्विलिब्रियम क्या होता है सर? अगर एक बॉडी पे बैलेंस्ड फोर्स लगता है ऐसे, देखो भाई इसको किसी ग्राउंड पे रखा है, ये 2 kg की बॉडी है, इस पे इधर लगता है 10 न्यूटन, इधर भी लगता है 10 न्यूटन। क्या इस पे फोर्सेस नहीं लग रहे? सर फोर्सेस लग रहे हैं, लेकिन नेट फोर्स क्या है इसका? सर नेट फोर्स है 0। अब नीचे क्या लगा? नीचे लगा सर 20 न्यूटन। एमजी कितना है? जी का वैल्यू 10, तो 20 न्यूटन। और एक फोर्स भी तो लगा सर, और एक फोर्स किधर लगा? वो लगा ऊपर। सर और एक फोर्स लगा ऐसे नॉर्मल, तो नॉर्मल इधर कांटेक्ट पे लगा था, तो नॉर्मल की वैल्यू किसके बराबर है? सर नॉर्मल की वैल्यू है 20 न्यूटन। इन अ सिमिलर वे ये 2 फोर्सेस तो बराबर, नेट फोर्स क्या हुआ? 0। अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स 0 हो जाता है तो हम एनएलएम में बोलेंगे दैट बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम।
बॉडी इज इन, टू बी मोर प्रिसाइज इस इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं जब नेट फोर्स जीरो हो बॉडी पे, इसे हम कहते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो इतना आपको याद रखना है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। इस बॉडी का चलना मुश्किल हो जाएगा, नामुमकिन। अगर बॉडी पे नेट फोर्स जीरो है भाई, वो कहां चलेगी? अगर वो ऑलरेडी यूनिफॉर्म मोशन में थी तो फिर यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी, अगर वो इनिशियली रुकी हुई थी तो रुकी हुई रहेगी, है ना? दो ही केसेस है। तो नेट फोर्स यदि किसी बॉडी पे जीरो हो, हम कहेंगे वो बॉडी है इक्विलिब्रियम में। टू बी मोर प्रिसाइज, कौन सा इक्विलिब्रियम भाई? ये इक्विलिब्रियम होता है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। कहने का मतलब, अगर ये एक बॉडी, ये बॉडी पे एक फोर्स लगा F1 इधर, F2 लगा इधर और mg लगा इधर। अब मान लेते कि हमने ग्राउंड पे रखा था तो इस पे एक नॉर्मल भी लगा इधर। मैंने बोला दिस बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। अगर मैं बोल रहा हूं दिस बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, तो कहने का मतलब सर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। भाई नेट फोर्स क्या होना चाहिए? अगर नेट फोर्स जीरो इंप्लाइज एक्स में भी नेट फोर्स जीरो होना चाहिए और वाई एक्सिस में भी नेट फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो। क्योंकि देखो भाई, ये वाला फोर्स जो है ना तो एक्स एक्सिस में है ना तो वाई एक्सिस में है, तो हमें क्या करना चाहिए भाई? कुल्हाड़ी उठाकर इसके दो कंपोनेंट कर दो। ये देख, तो इस F1 के कितने कंपोनेंट भाई? ये इसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा, दूसरा कंपोनेंट किधर जाएगा? इधर। इस F2 का एक कंपोनेंट इधर पड़ेगा, दूसरा कंपोनेंट किधर पड़ेगा? इधर। फिर हमें देखना है वर्टिकल के जो फोर्सेस है, जो अपवर्ड लगे वो डाउनवर्ड फोर्सेस के बराबर, जो हॉरिजॉन्टल में इधर लगे वो हॉरिजॉन्टल में लेफ्ट साइड के बराबर होना चाहिए, तब जाके बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी, है ना? अब हम वेक्टर में एक चीज जान चुके हैं, लेमिस थ्योरम। लेमिस थ्योरम का क्या कहना है कि अगर एक ही पॉइंट पे तीन फोर्सेस लगे, इन तीन फोर्सेस में ये मतलब फीचर होता है कि ये एक बॉडी को इक्विलिब्रियम में रख सकते हैं। अगर एक बॉडी पे तीन फोर्सेस लगे, क्या लगे? तो ये कॉन्करेंट फोर्सेस है। तो ये तीन फोर्सेस क्या कर सकते हैं? एक बॉडी को इक्विलिब्रियम में रख सकते हैं। लेकिन भाई ये तीन फोर्सेस होने चाहिए, थ्री फोर्सेस शुड बी इन सेम प्लेन। तीन फोर्सेस किस में होनी चाहिए सर? सेम प्लेन में होनी चाहिए। अगर ये तीन फोर्सेस सेम प्लेन में है तो इनमें ये पॉसिबिलिटी है कि ये एक बॉडी को इक्विलिब्रियम में रख सकते हैं। इक्विलिब्रियम में रखना मतलब इस पे नेट फोर्स जीरो कर सकते हैं। हाँ सर, अगर जीरो कर सकते हैं तो फिर मान लेते हैं कि ये एंगल है अल्फा। फिर लेमी साहब ने बोला अगर ये एंगल है अल्फा, ये एंगल है बीटा, ये एंगल है गामा, तो क्या कंडीशन है फिर इक्विलिब्रियम की? तो इसने बोला अगर तीन फोर्सेस लगे और तीन फोर्सेस के कारण ये बॉडी इक्विलिब्रियम में आ गई तो तब क्या होगा? तब होगा अगर मैं F2 पहले मैं F1 लिख रहा हूं, अगर मैं F1 लिख रहा हूं, ये F1 लिख लिया, इसके अपोजिट में कौन सा एंगल है? बीटा, तो इसका साइन बीटा ले लो, इज इक्वल टू, अगर मैं यहां पे देखूं F2, हाँ सर F2 लिखा, अपॉन इसके अपोजिट में कौन सा एंगल? साइन ऑफ गामा, तो लिख दिया साइन ऑफ गामा, इज इक्वल टू, अब यहां देखो F3, हाँ सर F3, इसके अपोजिट में कौन सा एंगल है? साइन ऑफ एल्फा। ये तो बस इसने दे दिया, लेकिन इसके बिना भी हमारे सवाल सॉल्व होंगे। ये जरूरी नहीं कि हमें लेमिस थ्योरम आती है तो इसीलिए हम सवाल कर सकते हैं। ये कभी कभार आपके सॉल्यूशन को आसान कर देगा। तो इक्विलिब्रियम ऑफ कनकरेंट फोर्सेस में हमने ये याद रखा सर, अगर तीन कोप्लेनर फोर्सेस लगे, तीन कोप्लेनर, एक बॉडी पे तीन फोर्सेस लगते हैं और सेम प्लेन में लगते हैं, वो एक बॉडी को इक्विलिब्रियम में रख सकते हैं। कैसे? देखो, इसका वर्टिकल कंपोनेंट, इसका वर्टिकल कंपोनेट इस F3 को बैलेंस करेगा, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपस में बैलेंस करेंगे, तो नेट फोर्स क्या हुआ भाई? जीरो। अब ये इस फार्मूला में उभर के आता है इन द फॉर्म ऑफ लेमिस थ्योरम। अगर मैं F1 लिख रहा हूं डिवाइडेड बाय क्या करूं? साइन ऑफ बीटा, मतलब इसके अपोजिट में जो एंगल बना उसका साइन, F2 उसके अपोजिट में जो एंगल बना उसका, F3 उसके अपोजिट में जो एंगल बना उसका साइन लेना होगा हमें। तो ऐसे हमें इस फार्मूला को यूज करना होगा। बड़ी बार हम इसको यूज करेंगे, लेकिन इसके बिना भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना? तो ये हो गया, लेकिन इसमें एक चीज का ख्याल रहे कि ये तीन फोर्सेस किसमें होनी चाहिए? सेम प्लेन में। या ऐसे भी बोल सकते हैं F1 और F2, इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आ सकता है? इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आ सकता है। अगर इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आया, हाँ सर, तो इस रिजल्टेंट को कौन बैलेंस करेगा फिर भाई? F3 बैलेंस करेगा, ठीक है। अब देखो, इस पे कुछ प्रॉब्लम्स हम देखते हैं इक्विलिब्रियम पे। अब पहला सवाल क्या है? फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F so that this system moves vertically upward with constant velocity। अब इसने पूछा कि ये सिस्टम ऊपर जा रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ये सिस्टम ऊपर जा रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अब इसने बोला इस स्ट्रिंग में टेंशन है T1, इसमें है टेंशन T2, तो T1 और T2 की वैल्यू बताओ और F की वैल्यू बताओ। तो इसने दिया क्या? बेसिकली हमारा आंसर होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ mg। तो सीधी सी बात है, अगर मैं इस सिस्टम को पूरा लेके चलूं, इस सिस्टम को पूरा लेके चलूं, इस सिस्टम को पूरा लेके चलूं, तो इसका नेट मास कितना हो जाएगा? 3m, 2m, 5 और 6। तो ये मेरे लिए एक 6 mg का ब्लॉक है, मेरे लिए ये एक 6m का ब्लॉक है, तो इस पे नीचे कितना लगेगा? 6 mg। हाँ सर,
लेकिन इसके इस वाले पॉइंट पे कौन सा फोर्स लगा, ऊपर, ये हमने एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया है। अब अगर इस पे नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स जीरो है क्योंकि हम इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं, तो फिर F किसके बराबर आएगा सर, F बराबर आएगा 6 mg के, खत्म। अब इस पे नेट फोर्स इसीलिए जीरो है क्योंकि ये सिस्टम ऊपर जा रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर v कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, दैट मींस नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। ये तो यूनिफॉर्म, जो हम इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म मोशन पढ़ रहे थे। अब देखो, अब अगर मुझे चाहिए भाई T2, अब इस 3m को मैं देख लेता हूं सर, ये है 3m। अब इस 3m पे कितने फोर्सेस लगे, एक तो इस स्ट्रिंग द्वारा नीचे लगा T2 और 3mg, भाई एक तो इसका वेट 3mg, और एक फोर्स लगा, कौन सा फोर्स लगा, T2, सर T2 नीचे लगा। और ऊपर की तरफ क्या लगा सर, ऊपर की तरफ तो इस पे डायरेक्ट लगा था। अब इस पे नेट फोर्स जीरो, तो अपवर्ड लगने वाले फोर्सेस इज इक्वल टू डाउनवर्ड लगने वाले फोर्सेस T2 प्लस 3mg। अब F की वैल्यू क्या है सर, 6mg इज इक्वल टू T2 प्लस 3mg। तो T2 की वैल्यू कितनी आई सर, T2 की वैल्यू आई 6 में से 3 गया तो 3mg। ये तो ये T2 की वैल्यू। अब T1 निकालने के लिए अगर मैं नीचे वाले इस ब्लॉक को देखूं, भाई नीचे वाले ब्लॉक को अगर देखूं तो नीचे क्या लगा सर, नीचे लगा mg, इस पे और एक फोर्स लगा यहां, वो टेंशन कितना लगेगा, अलोंग द स्ट्रिंग T1। तो T1 को सीधा किसके बराबर लिखूं सर, T1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, T1 इज इक्वल टू mg। तो ये T1 की वैल्यू हमें आई। तो ऐसे हमें इसको करना होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं और एक सवाल पर, ये जी, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग बिटवीन ब्लॉक्स। देखो ये भाई, ये सिस्टम रखा हुआ है तो इस पे भी नेट फोर्स जीरो है। यहां हम मान के चलते हैं N1, यहां मान के चलते हैं N2 और यहां मान के चलते हैं N3। तो हमें यही N1, N2, N3 के वैल्यू बताने हैं। तो देखो भाई, अगर ऐसे सवाल में क्या करना, भाई सबसे पहले टॉप वाले ब्लॉक को देखा करो। अगर मैं टॉप वाले ब्लॉक को देखूं, ये हमारा टॉप वाला ब्लॉक, ये हमारा फिर बीच वाला ब्लॉक 2m 3m, और ये हमारा ये वाला ब्लॉक। अब देखो नीचे क्या लगा, इसके नीचे लगा इस पे 3mg, वो तो वेट हो गया, ये तो वेट है। इसका भी नीचे क्या लगा, वेट तो लगेगा ही 2mg, और इस पे भी नीचे तो क्या लगा सर, नीचे लगा mg, ये तो वेट है। अब बात आएगी सर नॉर्मल रिएक्शन किस पे किधर लगेगा। देख भाई, नॉर्मल रिएक्शन इस पे किधर लगेगा, 3mg को देखेगा, इसको कांटेक्ट किधर है सर, इसको कांटेक्ट इधर है, कांटेक्ट के परपेंडिकुलर लगता है, और कहां लगता है, टुवर्ड्स द बॉडी। तो इस पे ये N1 तो लगेगा, 3m पे N1 लगेगा, किधर लगेगा, ऊपर, सर इस पे लगाइए ऊपर। तो N1 की वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए सर, N1 की वैल्यू वेट के बराबर आनी चाहिए, इज इक्वल टू 3mg। तो ये तो सॉल्व हो गया। अब देख, इस वाले को अगर देखूं, 2m को अगर देखूं, भाई 2m को दो फोर्सेस लग रहे हैं। 2m पे एक तो इधर कांटेक्ट है, इधर लगा N2, और इधर लगा N1, इधर इधर। भाई इस 2m पे N1 किधर लगेगा, टुवर्ड्स लगता है ना, तो इधर लगा। ये N2 किधर लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। तो लिख लेता हूं, इस पे यहां पे N1 तो लगा, कहां लगेगा, टुवर्ड्स, तो ये लगा N1। अब इधर देख, इस वाले पॉइंट पे N2 किधर लगेगा, भाई ये कांटेक्ट है। अब इस पे N2 लगाएगा, कौन लगाएगा, ये वाला लगाएगा, कहां लगता है, टुवर्ड्स लगता है। तो यहां भी लगा एक, यहां भी लगा इसका N2। अब देख, अपवर्ड लगने वाले फोर्सेस इज इक्वल टू डाउनवर्ड लगने वाले फोर्सेस। भाई अपवर्ड क्या लगा, अपवर्ड सिर्फ N2 लगा, हाँ सर अपवर्ड तो सिर्फ N2 लगा। डाउनवर्ड क्या क्या लगा, N1 और लगा W। भाई W भी नीचे लगा, N1 भी नीचे लगा, N2 किधर लगा, ऊपर। अब इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो। तो N2 इज इक्वल टू, अब देख N1 की वैल्यू क्या है, 3mg प्लस 2mg। तो N2 की वैल्यू आएगी भाई 3 + 2 5mg, ऐसे ये। अब इस वाले को देख, लास्ट वाले को देख, लास्ट वाले का करने का तरीका, अगर इसको एक भी मान के चलूं, इस पूरे को एक मान के चलूं, तो फिर मुझे बताओ, ये नॉर्मल रिएक्शन में होते हैं ना, इनका अपना, ये पेयर्स में होते हैं। अगर इसको एक मान के चलूं, एक मान के, इस वाले पे N1 कितना लगा, ऊपर, 2m पे N1 कितना लगा, नीचे, भाई कैंसिल हो गया ना। अब इस वाले, इन दो के बीच देख, इस वाले पे अगर देखा, N2 कितना लगा, ऊपर, इस पे कितना लगा, N2 नीचे। तो वो इंटरनली जो ये नॉर्मल रिएक्शन लगे, वो कैंसिल हो जाते हैं अगर इस सिस्टम को एक ही मान के चलो, ठीक है। अगर इसको एक ही मान के चलो तो टोटल कितना हो जाएगा सर, टोटल हो जाएगा 3 2 5 और 6, तो यहां हो जाएगा 6। अब यहां देखो, यहां कांटेक्ट क्या है सर, N3 का, तो N3 किधर लगा, ऊपर, N3 ऊपर लगा, लेकिन mg किधर लगा सर, mg इसका लगा नीचे। अब अगर इसका mg नीचे लगा, ठीक सर, mg लगा नीचे, mg कितना लगा सर, वेट इज इक्वल टू 6 mg। तो N3 की वैल्यू क्या आएगी, N3 की वैल्यू डायरेक्ट हमें आई 6 mg। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो फिर एक काम करो, इस m का FBD बनाओ। इस m का FBD बनाऊं तो नीचे क्या लगा सर, नीचे लगा mg। अब इस पे N3 किधर लगा सर, N3 इस पे लगा ऊपर, भाई N3 जो ग्राउंड ने इसको देते किधर, ऊपर। अब ये N2 इस पे किधर लगा, ये N2 इस पे इधर लगा नीचे,
सर इस पे और एक फोर्स आया नीचे N2। अब अपवर्ड लगने वाले फोर्सेस इक्वल टू डाउनवर्ड लगने वाले फोर्सेस, अपवर्ड इक्वल टू N3, डाउनवर्ड है N2 प्लस mg। अब देख N3 की वैल्यू अभी अभी हमें N3 की वैल्यू तो हमें चाहिए, हाँ, इज इक्वल टू N2 की वैल्यू हमें आई 5 mg प्लस mg, तो N3 की वैल्यू आई हमें 6 mg। तो ये तो हमें डायरेक्ट उधर से भी आया था, लेकिन इंडिविजुअली आप एफबीडी बनाओ तो एफबीडी का आना जरूरी है, फिर फोर्सेस का डायरेक्शन कैसे लिखा जाता है वो भी जरूरी है। अगर इसको मैं पूरा मान के चलता तो 3 + 2 + 1 तो हो गया 6, तो इसको 6 माना। अब ना N1 को लिखना है ना N2 को लिखना है, क्योंकि वो इंटरनल हो गए। अब इस 6 mg पे नेट फोर्स जो लगा, एक तो वेट लगा और सिर्फ ये ग्राउंड लगाएगा, वो लगाएगा N3। तो वो मैंने बोला इस पे N3 ऊपर लगा, 6 mg नीचे लगा, तो N3 = 6 mg ऐसे करना होता है। और एक सवाल देखो, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइडेड बाय द ब्लॉक, ये ब्लॉक मूव्स हॉरिजॉन्टली। इसने बोला कि ये सिस्टम जो है ना, ये सिस्टम सिर्फ आगे चल रहा है, इस फोर्स के लगाने के कारण ये सिस्टम किधर चला, सिर्फ आगे। तो वाई में अगर नहीं चला तो वाई में नेट फोर्स क्या होगा, तो इंप्लाइज जो नेट फोर्स होगा वाई में वो होगा 0। दैट मींस वाई में जो अपवर्ड फोर्सेस है दैट शुड बी इक्वल टू वाई में जो डाउनवर्ड फोर्सेस है, ऐसे। तो क्या करूं सर, इसमें करना है, एक काम करो, अब ये फोर्स ना तो एक्स एक्सिस में है, भाई हमारी एक्स एक्सिस अगर ये है, ये हमारी वाई एक्सिस, इसको हमने एक्स बोला और इसको वाई बोला। अब फोर्स ना तो एक्स में ना वाई में, तो कुल्हाड़ी उठाकर दो कंपोनेंट, इसका एक कंपोनेंट आएगा एफ कॉस थीटा, दूसरा आएगा एफ साइन थीटा। अब नीचे क्या लगा सर, नीचे लगा mg, हाँ जी सर नीचे लगा mg, और भी तो एक लगा ना भाई, क्या लगा, नॉर्मल। नॉर्मल किधर लगा, नॉर्मल लगा ऊपर, बिकॉज ऑफ दिस कॉन्टैक्ट। अब देख, अगर ये सिर्फ हॉरिजॉन्टली चलता है तो नेट फोर्स वर्टिकल में क्या होना चाहिए, वर्टिकल में 0 होना चाहिए। तो वर्टिकल में कौन से फोर्सेस लगे सर, वर्टिकल में लगा n + f sin थीटा = mg। तो यहां पे देखो, अगर आपको फोर्स पता तो आप नॉर्मल रिएक्शन लिख सकते हो। हाँ, तो नॉर्मल किसके बराबर आएगा, नॉर्मल आएगा mg - f sin थीटा इज द नॉर्मल। अब देखो, आपको फोर्स पता, मास पता, तो ये एंगल वगैरह आपको पता, तो यू कैन फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन। अगर आपका फोर्स ना एक्स एक्सिस में है ना वाई एक्सिस में है, तो कुल्हाड़ी उठाकर उसके दो कंपोनेंट कर दो, एक एक्स पे गिरेगा, दूसरा वाई पे गिरेगा। आगे चलते हैं। हाँ जी, तो इसमें पूछा है फाइंड रेशियो ऑफ मासेस सो दैट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। आपको बताना है कि m1 और m2 क्या होना चाहिए, m1 / m2 क्या होना चाहिए, सो दैट इस सिस्टम पे नेट फोर्स क्या हो, 0। मतलब ये जैसे है वैसे ही रहना चाहिए। सर इसके लिए क्या करें, भाई एफबीडी बनाओ। देखो इधर क्या लग रहा होगा भाई, इधर लग रहा होगा टेंशन, हाँ सर, और इधर क्या लग रहा होगा, इधर लग रहा होगा M2G, ठीक है ना, और लग रहा होगा इधर नॉर्मल, हाँ सर नॉर्मल तो लगेगा। अब इधर देखो सर, टेंशन लगता है अलॉन्ग द स्ट्रिंग, बिल्कुल M1G सीधा नीचे लगेगा, क्यों सर, क्योंकि वेट है M1G, ऐसे ही वर्टिकली डाउनवर्ड्स लगता है, लेकिन इधर नॉर्मल भी तो लगेगा, इसको बोल N2 और इसको बोल N1, ऐसे ऐसे। अब देख, इस ब्लॉक पे कितने फोर्सेस लगे, तीन हम लेमिस थ्योरम भी लगा सकते हैं, लेकिन उससे बेहतर है ना, जब भी इंक्लाइंड की बात आए तो इसी में भलाई है कि एक एक्सिस माना करो ऐसे, एक एक्सिस ऐसे माना करो, इसको मैं बोलता हूं एक्स एक्सिस और इसको मैं बोलता हूं वाई एक्सिस। परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन आप हमेशा वाई एक्सिस माना करोगे और अलोंग द इंक्लाइन आप एक्स एक्सिस माना करोगे। तो इसके लिए भी क्या करूं सर, इसको मान लेते हैं एक्स एक्सिस और इस वाले को मान लेते हैं वाई एक्सिस। अब देख सर, ये वाला ब्लॉक को अगर अलग से बनाऊं मैं, ये है M1, दिस इज M1, नीचे क्या लगा सर, नीचे इसके लगा M1G, ऐसे, बिल्कुल सर। हमारी एक्स एक्सिस कौन सी है सर, हमारी एक्स एक्सिस है ये वाली। हमारी वाई एक्सिस कौन सी है सर, हमारी वाई एक्सिस है ये वाली। ये एंगल कितना है सर, ये एंगल है 30 डिग्री, ये एंगल है 30 डिग्री, इसको थीटा मत बोल फिलहाल के लिए। तो इस mg का कोई भी कंपोनेंट, ये हमारी है वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, इस mg का कोई भी कंपोनेंट ना वाई में है ना एक्स में है, तो क्या करें सर, कुल्हाड़ी उठाकर इसके दो कंपोनेंट गिरा दो। अगर ये थीटा तो ये कितना होगा, ये होगा 90 - थीटा, अगर ये थीटा तो ये 90 - थीटा, ये फिर से 90 तो ये अगेन थीटा, ये। अब देख M1G का ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, M1G cos ऑफ थीटा, भाई जिसके साथ एंगल होता है वो cos कंपोनेंट। अब M1G का और एक कंपोनेंट क्या होगा सर, ये होगा M1G sin ऑफ थीटा, बिल्कुल सर, ठीक है। अब इस ब्लॉक पे एक इधर लगता है टेंशन, बिल्कुल सर, टेंशन इधर लगता है, और नॉर्मल रिएक्शन किधर लगा, नॉर्मल रिएक्शन लगा इधर। तो इस ब्लॉक पे टोटल फोर्सेस कितने लगे हैं,
भाई इधर की तरफ अलोंग द इंक्लाइन कौन सा कंपोनेंट लगा, m1g sin थीटा, थीटा 1। भाई ये आप याद रखोगे, mg का वो वाला कंपोनेंट जो अलोंग द इंक्लाइन लगता है वो होता है साइन कंपोनेंट, और जो परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन लगता है वो हमेशा लगता है mg cos थीटा। तो अब के बार जब भी हम प्रॉब्लम्स करेंगे अलोंग द इंक्लाइन, हम वेट का कौन कंपोनेंट लेंगे, हम लेंगे mg sin थीटा, और परपेंडिकुलर कौन सा लेंगे, mg cos थीटा। तो फिर हमें इस mg को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आ गया। अब इसमें देख, वर्टिकल में भी फोर्स क्या होना चाहिए, देखो ये तो m1g sin थीटा आ गया, इधर क्या लगा सर, इधर लगा टेंशन, इधर क्या लगा सर, इधर लगा नॉर्मल, बिल्कुल सर, और इधर क्या लगा सर, इधर लगा m1g cos थीटा, हाँ जी यही m1g cos थीटा। तो देख नॉर्मल किसके बराबर आना चाहिए सर, नॉर्मल बराबर आना चाहिए m1g cos थीटा 1, तो ये तो हमें आया, ये है बेसिकली 1। एट द सेम टाइम ये टेंशन की वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, m1g sin थीटा 1। ये अब इस वाले के भी कंपोनेंट देख, इस वाले के कंपोनेंट देख, ये वाला कंपोनेंट क्या है इसका, डायरेक्ट लिख देता हूं सर, ये आएगा m2g, कौन सा एंगल, इसके लिए आएगा sin थीटा 2, इसके लिए टेंशन इधर लगा इधर। अब ये नॉर्मल n2 किसके बराबर आएगा, एक तो m2g cos ऑफ थीटा, m2g cos ऑफ थीटा किसके बराबर आएगा, n2 के। भाई इधर m2g का कौन सा कंपोनेंट आएगा, m2g cos ऑफ थीटा। अब देख, ना तो y में नेट फोर्स होना चाहिए ना तो x में नेट फोर्स होना चाहिए, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं सर, m2g cos ऑफ, ये हमारे लिए है थीटा 2, तो cos ऑफ थीटा 2 किसके बराबर होना चाहिए भाई, n2 के बराबर होना चाहिए। अब ये वाले को देख, टेंशन किसके बराबर सर, टेंशन होना चाहिए m2g sin थीटा 2। अब देख ये और ये बराबर, हाँ जी सर ये और ये बराबर, अगर ये बराबर तो यहां से हमें रेशो मिल सकती है, वो किसके बराबर सर, m1g sin थीटा, m1g sin थीटा 1 है कितना सर, sin थीटा 1 है 30 डिग्री, इजिकल टू किसके बराबर, m2g sin ऑफ थीटा 2, तो sin ऑफ 60, तो g और g कैंसल, तो m1 बाई m2 की वैल्यू किसके बराबर आई सर, m1 बाई m2 की वैल्यू आई sin 60 अपॉन sin 30। तो ऐसे, अब इसको शॉर्टकट तरीका भी है करने का, वो क्या है देखो, इसको शॉर्टकट तरीका जो है वो है ये, क्विकली बता देता हूं। ये ऐसे हमारा सिस्टम था, मान लेते हैं कि ये थीटा 1 और ये एंगल है थीटा 2। अब ऐसे हमने इसको रखा है, ये है m1 और ये है m2, ये है m2। अब देखो ये टेंशन जो है ना स्ट्रिंग्स में, ये अंदर का खेल है, हमें समझ में आता है सर, ये टेंशन जो है ना ये अंदर का खेल है। अब देख, अगर m1 अगर नीचे ज्यादा फोर्स लगता तो ये कहां गिरता नीचे, ये कहां जाता ऊपर, तो कहीं ना कहीं अगर इसमें नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो ये वाला कंपोनेंट क्या है हमारा सर, m1g sin थीटा 1, तो ये है नेट पुलिंग, ये वो पुलिंग फोर्स है जो इधर लगा, लेकिन इस साइड भी तो एक पुलिंग फोर्स है, ये किसके बराबर है सर, m2g sin थीटा 2, क्योंकि अलोंग द इंक्लाइन वेट का कौन सा कंपोनेंट लगता है, साइन, और परपेंडिकुलर कौन सा लगता है सर, परपेंडिकुलर लगता है cos कंपोनेंट, m1g cos थीटा 1। इन अ सिमिलर वे इस पे भी इधर क्या लगेगा सर, m2g cos थीटा 2। अब देख, अब अगर इस सिस्टम को रेस्ट में रहना है, अगर इस सिस्टम को रेस्ट में रहना है, मतलब नेट फोर्स इस पे 0, तो इधर किससे खींचा गया, m1g sin थीटा से, तो लिखना चाहिए m1g sin थीटा 1 इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होना चाहिए, अब इधर किससे खींचा गया, m2g sin थीटा, m2g sin थीटा 2। देखो एक लाइन में सोल्यूशन, तो m1 बाई m2 की जो वैल्यू आई वो आई भाई sin थीटा 2 अपॉन sin थीटा 1। तो ये, आर यू गेटिंग इट, मैंने बोला आपको भाई इधर देखो नेट फोर्स क्या लगा, नेट फोर्स क्या लगा, m1g sin थीटा, इधर क्या लगा इस पे नेट फोर्स, इधर m2g sin थीटा। अब इस टेंशन को मत देख, क्योंकि टेंशन इस पे भी इधर लगा, टेंशन इस पे भी इधर लगा, टेंशन इस पुल्ली पे भी इधर लगा, इस पुल्ली पे भी इधर लगा, तो इसका नेट इफेक्ट फिर नहीं रहता है, नेट मोशन में इस टेंशन का कोई इफेक्ट नहीं रहता। तो ये इधर इस पे लगा m1g sin थीटा 1, इस पे लगा m2g sin थीटा 2। तो अब अगर इस सिस्टम को रेस्ट में रहना है या इक्विलिब्रियम में रहना है, तो इधर लगने वाले फोर्सेस शुड बी इक्वल टू इधर लगने वाले फोर्सेस। अब क्विकली देख, और एक ये मैंने बोला, ये मैंने बोला, ये है m1, ये है m2। बता m1 और m2 के बीच क्या रिलेशन होना चाहिए, m1 डिवाइड बाई m2 क्या होना चाहिए, सो दैट सिस्टम इज एट रेस्ट। सर अगर सिस्टम रेस्ट में है तो क्या करे सर, ये सिस्टम रेस्ट में है तो इस पे नीचे क्या लगा, इसको ये खींचना चाहता है m1g से इधर की तरफ, लेकिन उल्टा ये खींचना चाहता है m2g से। अब अगर इस सिस्टम को उधर ही रहना है जहां ये था, अगर इस सिस्टम को रेस्ट में रहना है तो इधर क्या लगा सर, इधर लगा m1g, ये किसके बराबर होना चाहिए, इधर लगा m2g,
ये बराबर होनी चाहिए, तो m1 इज इक्वल टू m2, दैट मीन्स m1 डिवाइड बाई m2 शुड बी इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1। दैट मीन्स मासेस जो है वो बराबर होने चाहिए। कॉमन सेंस, दो से मास लटकाओगे वर्टिकली तो मास बराबर होना चाहिए, तब जाके ये सिस्टम रेस्ट में रह सकता है। तो आज के लिए जो है हम यहीं पे खत्म करते हैं, और ये वाला सवाल आप लोगे इन द फॉर्म ऑफ होमवर्क। सर ये सवाल क्या है, 10 किलो का ब्लॉक है, ऐसे 135 डिग्री पे इसको लटकाया गया है, तो हमारे पास कितनी स्ट्रिंग्स है, ये एक स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग और तीन स्ट्रिंग। इसमें टेंशन बोलो T1, इसमें टेंशन बोलो T2, इसमें बोलो टेंशन T3। आपको बताना है T1, आपको बताना है T2, आपको बताना है T3। तो T1, T2 और T3 की आपको वैल्यू बतानी है। तो करना क्या फिर से, सर करना यही है, अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स इस पे क्या होना चाहिए, 0। तो मैं आपको क्विक सा एक हिंट देता हूं, अगर मैं इस पॉइंट को देखूं, इस पॉइंट पे टेंशन लगेगा इधर T1, इस पॉइंट पे ये T2 इधर लगेगा, और इस पॉइंट पे ये T3 किधर लगेगा, इधर लगेगा। तो ट्राई यूजिंग लेमिस थ्योरम, एक तो लेमिस थ्योरम से भी देख लो क्या बन जाता है, और ऐसे भी करो, एफ नेट देखो एक्स एक्सिस में 0, फिर एफ नेट लिखो वाई एक्सिस में 0, तो आपको फाइनली T1, T2 और T3 की वैल्यू आ जाएगी। तो आज के लेक्चर में हमने टेंशन के बारे में जाना, और फिर हमने जाना कि स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, फिर हमने ये भी देखा कि हम एफबीडी पे कैसे टेंशन वगैरह रिप्रेजेंट करते हैं, और हमने इक्विलिब्रियम भी देख लिया, इक्विलिब्रियम ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम क्या होता है जब नेट फोर्स 0 हो। फिर हमने कुछ सवाल भी उस पर देख लिए बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम। तो आज की इस सेशन को हम यही पेंड करते हैं, कल हम फिर से मिलेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करोगे, जब मास्टर पहले क्लास में आएगा वो पहले ये कराएगा, देन यू विल हैव टू चेक द आंसर। थैंक यू वेरी मच।